नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। लेखानुदान अगले 4 महीने से अप्रैल से लेकर जुलाई तक राज्य सरकार कहां कितना पैसा खर्च करेगी, कितने की जरूरत है, इसका हिसाब किताब रखा। विधानसभा में अनुमति ली सदन से और जुलाई के बाद आगे का बजट कैसे होगा उसको लेकर वापस विधानसभा में प्रोसीडिंग होगी बजट को लेकर। आज विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई इसी बजट के लेखानुदान के साथ। केंद्र सरकार ने लेखानुदान पेश किया था। राज्य में इस तरह की बातें हो रही थी कि राज्य में कोई कारण नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मार्च तक पूरा बजट तैयार करना सरकार के लिए आसान नहीं था। इसलिए लेखानुदान के द्वारा 4 महीनों के खर्च का पैसा सरकार ने इस विधानसभा के सत्र में आज बजट प्रस्तुत करके लिया। दिया कुमारी ने इतिहास रचा कि लगभग 20 साल बाद राजस्थान में किसी गैर मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। इससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और 2 बार वसुंधरा राजे, इन्होंने वित्त मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा और बजट भी खुद ही पेश किया। तो ऐसे में इंतजार था कि मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा नहीं बल्कि वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी बजट पेश करेंगी तो क्या कुछ। आज दिया कुमारी के बजट को लेकर जितनी चर्चाएं हुई और बजट में जो कुछ मिला उससे प्रदेश की जनता को जो सपने जो उम्मीदें बजट को लेकर होती है वो पूरी हुई या संदेश की राजनीति हुई। दिया कुमारी इस परीक्षा में सफल हुई। पहली बार विधानसभा में वित्त मंत्री के रूप में उनकी प्रस्तुति ने लोगों को कितना प्रभावित किया, वो खुद कितनी संतुष्ट है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ मुनेश अरोड़ा हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उदयपुर से जुड़े हैं। राजेंद्र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त है। वेद माथुर जी हैं, बैंकर हैं, रहे हैं बैंक में बहुत अच्छी पोजीशंस में, आर्थिक राजनीतिक दोनों मामलों पर बराबर पकड़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत वेद माथुर जी आपसे करते हैं आज, क्योंकि आर्थिक मामलों के जानकारों को सरकार अपने आसपास नहीं रखना चाहती है, कई बार आपने कहा है। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, दीक्षा खंडेलवाल जी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो वेद माथुर जी शुरुआत आपसे करते हैं। आज इस लेखानुदान में आपको क्या समझ में आया? सरकार ने पूरे 1 साल का जो अनुमानित खर्च का और आय का विवरण जो पेश किया है, उसमें जो अपनी दिशा 1 साल के भीतर क्या कुछ करने की कार्य योजना है वो पेश की है। तो कैसे देखते हैं आप दिया कुमारी, भजनलाल सरकार की वित्त मंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री के इस बजट को? मीना जी, राजनीतिक पार्टी भले ही कोई हो, लेकिन जिस तरह अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पे रहता था, उसी तरह हर राजनीतिज्ञ का निशाना वोटर है और चुनाव जीतना है। तो ये जो बजट है, ऑब्वियसली नेचुरली थोड़ा बहुत इसमें ये बात ध्यान रखी गई है कि थोड़े ही दिनों बाद लोकसभा का चुनाव है, पहली बात। दूसरी बात, इस बजट को देख के मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया हुआ है और इसमें कोई बहुत लॉन्ग टर्म विजन को लेके 2-4 सेक्टर्स में तो इन्होंने काम किया है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म विजन मुझे नजर नहीं आया। जैसे जहां इन्होंने जो प्लस पॉइंट है, अच्छी सकारात्मक चीजें हैं, उनमें देखिए, एक तो सिंचाई के लिए इन्होंने जो प्रोविजन किया, प्रावधान किया है ईआरसीपी के लिए 45,000 करोड़ रुपए का, वो बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह इन्होंने कहा है कि हम 25 लाख लोगों को नल से जल देंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। जल संरक्षण पे भी इस जो बजट ही कह लें इसको, एक तरह से मिनी बजट, उसमें ध्यान दिया गया, ये अच्छी बात है। इस बजट में ये कहा गया है कि हम एलकेजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री करते हैं। यह मेरा एक सवाल है कि आप एक कंपैरिजन करें, एक स्टडी करें कि जो निजी कॉलेज हैं, जो निजी क्षेत्र में कॉलेज काम कर रहे हैं, उनकी तुलना में जो सरकारी कॉलेज हैं, जो बीए करवा रहे हैं, बीएससी करवा रहे हैं, एमएससी एमए करवा रहे हैं,
उनमें उनके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां से जो शिक्षित होकर निकलते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आप पाएंगे कि ये कॉलेज एक तरह का मुसाफिर खाना है। एक लड़की है जिसकी मैरिज होगी, उस समय तक उसको एक नाम मात्र की शिक्षा चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती हो जाती है। या एक लड़का है, वो पटवारी की तैयारी कर रहा है अध्यापक की, तो वो वहां भर्ती हो जाता है। तो फ्री करने से काम नहीं चलेगा, उसको किस तरह आप रोजगार उन्मुख बनाते हैं, किस तरह उसकी गुणवत्ता में बदलाव लाते हैं, तो इस पे बजट या सरकार की जो एक्शन प्लान है वो मौन है। दूसरी बात, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यदि आप कुल जीडीपी की तुलना में हेल्थ सेक्टर की तुलना करें, तो संभवतः भारत ऐसा देश है जहां न्यूनतम खर्च होता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश और चाइना से भी आप तुलना करें तो जीडीपी की तुलना में हम हेल्थ पे बहुत कम खर्च कर रहे हैं। राजस्थान में भी यही स्थिति है। तो हम उम्मीद ये लगा के बैठे थे कि हेल्थ सेक्टर आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है हेल्थ, तो उसमें भी कुछ होगा, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं हुआ। सड़कों के ऊपर भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। हेल्थ के अंदर भी सरकारी डॉक्टरों की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, इस तरह की चीजों पे नए सिरे से चिंतन मनन होना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आता है। महिलाओं को इन्होंने फोकस किया है। महिलाओं के लिए, जैसे गरीब महिलाएं हैं, उनके यदि बच्ची का जन्म होता है तो उसको 1 लाख रुपए का लाडो बॉन्ड दिया जाएगा, वो सराहनीय है। महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने एंटी रोमियो दल गठित करने का बोला है, वो भी बहुत अच्छी बात है। एक मुझे इस बजट के अंदर एक और अच्छी बात लगी, वो ये है कि जनरली सरकारें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ करती है, सोचती है, क्योंकि वो संगठित वोट बैंक है। लेकिन जो असंगठित लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। इस बार इस बजट के अंदर श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के पेंशन के लिए एक योजना आई है, जो अच्छी चीज है। अच्छा, मोदी जी का जो विजन है धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का, उसके अनुरूप इसमें मंदिरों के उत्थान के ऊपर भी काफी रुपया खर्च किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से अजमेर के पास पुष्कर, जहाँ का मैं निवासी हूँ, वहां हमें पुष्कर में जी संभवतः कुछ नहीं दिया गया है। जी तो ये जो धार्मिक जी टूरिज्म बढ़ाने का लेकिन प्रयास माधुर किया जी गया, लेकिन अच्छी चीज। माधुर जी हम बहुत जल्दी अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हो जाते हैं। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। राजस्थान का बजट है, तो राजस्थान के लिहाज से भीमराज जाखड़ जी देर से जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष में है, इसलिए नहीं नहीं, जिम्मेदारी वो हमारी ऐप बनती है डाउनलोड कि उनको करना पड़ समय गया ज्यादा आपका। दे। भीमराज जी कैसा है ये बजट? बजट तो मेरे से सीनियर लोग बैठे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे से स्टडी किया होगा। हालांकि मैंने आज पूरा बजट सुना, मैंने पूरा पेन कॉपी लेके बैठा। और विपक्ष कहेंगे कि विपक्ष वालों ने ये सवाल उठा दिया। मैं तो पूरी स्टडी करके की थी। तब मेरे को देखने को मिला कि मैं तो एक बात वही आज फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो सेंटर का बजट आया था उस दिन भी मैंने आपको कहा था किसी किसान या मजदूर ने तो बुलाते बताता बजट में क्या हुआ है। बट खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ। आज जो उम्मीद थी राजस्थान के किसानों और नौजवानों और आम नागरिकों का डीजल पेट्रोल हरियाणा के बराबर किया जाएगा, उस उम्मीद पे पानी फिर गया। और जो चुनाव में इन्होंने वादा किया था वो मुझे देखने को नहीं मिला। दूसरी मेरे को एक सबसे बड़ी चीज जो देखने, अजीब चीज देखने को मिली, बीजेपी गाय के नाम पर वोट मांग लेती है, पर आज गाय के नाम पर एक शब्द नहीं बोला गया। गौशालाएं हैं जो राजस्थान में, उनमें नहीं दिया गया। हालांकि बीजेपी की जो वसुंधरा गवर्नमेंट थी उन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए थे, और कांग्रेस की सरकार थी 2018-23 2992 करोड़ रुपए दिए। इन्होंने गोपालकों को भी ले दिया, पर वो तो 5 लाख तक, इन्होंने 5 लाख परिवारों तक सीमित कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, जो गौण मंडियां चलती आ रही थी, जो गौण मंडियां ऐसी होती है मीना जी जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सरकार का एक्सपेंशन नहीं होता। गौण मंडियां चालू हो जाती है और एमएसपी पे फसलें अनाज तुल जाता है, उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न उनके लिए कोई अलग से बोला गया, एक शब्द भी नहीं आया मैंने देखने को मिला। तीसरा, एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उनके बारे में बोलना चाहिए था। बीजेपी बार बार कहती थी, हालांकि केंद्र से भी उम्मीद नहीं थी और यहाँ से भी हमें देखने को नहीं मिला कि एमएसपी और इन पे बोला गया। जो नए कॉलेज या नए स्कूल खोलने का था उसका भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। मनरेगा में जो अभी भी मैंने आपके चैनल पे थोड़े दिन पहले बोला था कि 10 करोड़ 70 लाख मनरेगा मजदूरों को केंद्र की सरकार ने बाहर निकाल दिया। उसकी उम्र राजस्थान के करीब करीब आई थिंक 37 से 40 हजार मनरेगा श्रमिक थे, उनको बाहर निकाला। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया, क्योंकि मनरेगा में वही मजदूर जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। और जो कृषि संयंत्रों पर जीएसटी था जो 18% इन्होंने कर दिया, आज उनकी पिछले कई दिनों से मांग चल रही है कि उसको करीबन 5% कर दिया जाए। नहीं तो केंद्र ने कम किया
नहीं उसने इनको कम किया गया। और चौथा मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो सीएचसी और पीएचसी जो लोकल गांव के ऊपर होती हैं, जिनमें स्वास्थ्य अलग होता है, का पहला सुख निरोगी का है, उसके ऊपर इन्होंने कोई एक बजट नहीं दिया। खाली मेडिकल कॉलेज है जो पहले से चले आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया, नया कुछ नहीं किया गया। और जो ओपीएस थी कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने योजना शुरू की थी, उसको ओपीएस पे भी इन्होंने नहीं किया। और ओपीएस को ये प्लानिंग तो इनकी पहले से बंद चल रही है, पर हम नया क्या करेंगे आई थिंक मुझे देखने को नहीं। और सहकारी बैंकों के अंदर इनका टारगेट था कि 22,000 करोड़ रुपए हम लोन देंगे, जिसमें उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए दिए। आज उसके अंदर कुछ नहीं किया गया कि सहकारी बैंकों पर अपने कितना लोन दे पाएंगे, कुछ प्लानिंग इनकी देखने को मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। तीसरा मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, कल मैंने बजट में, एक सेकंड पूरा कंक्लूड कर दूं, क्या गंगानगर हनुमानगढ़ में भीमराज जी, एक बाकी मेहमानों के लिए पास जाते हैं, कौन करेंगे आपकी बात को सुना, बाकी लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर आपके पास वापस बजट पे राजेंद्र भानावत जी, आधा घंटा है भानावत जी, वेद माथुर जी ने जो एक बात कही वो ये कि ऐसा लगता है कि तैयारी नहीं की गई बजट के लिए। क्या वाकई में समय कम था सरकार के पास, ऐसा कारण होने का, या फिर पिछली सरकार में ही जो फाइनेंस देख रहे थे उन्हीं के पास दारोमदार था इस बार भी? तो नई सरकार के साथ पुराने ऑफिसर का पूरी तरह से पुरानी योजनाओं को खराब बताते हुए, मतलब अदूरदर्शी बताते हुए, चुनावी प्रोपेगेंडा बताते हुए नई सरकार के लिए नई भाषा में नया बजट तैयार करना अखिल अरोड़ा के लिए मुश्किल था, राजेंद्र जी? देखिए, अधिकारी को तो जो सरकार चुनी होती है उसके निर्देशानुसार काम करना होता है। प्राथमिकताएं सरकार के जो मुखिया होते हैं वो तय करते हैं, उसके अनुसार फिर कैसे जो सीमित संसाधन है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। अभी जिस परिस्थितियों में बजट पेश किया गया उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये समय कम मिला, ये बात तो सही है, और अंतरिम बजट से बहुत ज्यादा कोई अपेक्षाएं भी नहीं की जानी चाहिए कि बहुत ज्यादा बड़ी अपेक्षाएं हो जाती है इसमें। ये बात सही है, ये लोकसभा का चुनाव चूंकि होने वाला है कुछ समय बाद में, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ क्षेत्रों को टारगेट किया जाता है, और जो स्वाभाविक था। दिक्कत क्या होती है जब नया बजट, जब सरकार, जब क्योंकि दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, तो राज्य की सरकार ये प्रतीक्षा करेगी कि जब पूरा बजट जब केंद्र सरकार का आएगा बाद में, उसके अनुसार जो अपनी सारी योजना में, ज्यादा योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेंट्रली असिस्टेड होते हैं, हर एक में अनुपात तय होता है, इतना अनुपात इसमें होगा, इतना अनुपात इसमें होगा, तो उसके अनुसार राज्य को सारी ज्यादातर, जो अभी इस बजट को भी देखें आप, ज्यादातर योजनाएं उस पर आधारित जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, जिसको पिछली सरकार ने किसी न किसी रूप में बदल करके अपने नाम से चलाने की कोशिश की थी। तो ज्यादातर तो जो पुरानी योजनाएं हैं सरकार की, मतलब भारत सरकार की, उन्हीं योजनाओं को थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से, थोड़ा कुछ में कुछ पैसा बढ़ा दिया। अगर वो 5,000 रुपए दे रहे हैं तो उसको 6,000 रुपए कर दिया, जो एडिशनल जो जरूरत पड़ेगी वो अपने यहाँ से दे देंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि भारत सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी तरह से अपने राजस्थान में लागू हो, ताकि आने वाले समय में उसका चुनाव में लाभ मिल सके। एक तो ये दृष्टिकोण तो लगता ही है, और इसमें अपेक्षा, जैसा कि कहा जा रहा था, पेट्रोल वेट वगैरह का, वेट के लिए किसने बजट के इंतजार किया है? अब देश में भी देख ले, कभी भी जिस भी स्टेट ने कम या ज्यादा किया है वेट, तो वो तो कभी भी बजट के साथ नहीं किया है, बजट के अलावा ही कभी किया है। मुझे ये लगता है इसमें कि शायद ये जो चुनाव जितने नजदीक आएंगे, थोड़ा सा नजदीक आएंगे, उस समय ये वेट कम होगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी की भी पब्लिक मीटिंग्स में घोषणाएं थी, तो निश्चित रूप से कुछ 5-7%, 8% जितना भी कर सकेंगे, ये कम वेट तो कम होगा, क्योंकि ये सबकी कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है सत्ताधारी दल की केंद्र में, तो इसलिए ये तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और ये शायद मुझे लगता है कि अभी करते तो चुनाव तक असर धीरे धीरे कम हो जाता है इसका। हो सकता है महीने पर बाद, महीने 15 दिन बाद करें। इसका जो कमेटी बनाई है इसके लिए, असेसमेंट के लिए, इन्होंने वो रिपोर्ट आ गई है शायद मेरे ख्याल सरकार के पास, उसके आधार पर वेट तो कम किया जाएगा, ये बात सही है। बाकी जो सारी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा कोई विजन तो देखिए, जैसा अभी वैद जी कह रहे थे, बात सही है। विजन जो होना चाहिए उसके लिए थोड़ा मंथन करना पड़ता है, हर जगह एक बनानी पड़ती है राय। और विजन का तो बहुत ज्यादा इसमें कोई देख सकते हैं ऐसा तो नहीं। बात तो सही है कि सामान्य बजट कहा जा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे सरकार का बहुत समझ में आए कि सरकार नई आई है, बदली है, और बदली हुई सरकार बदले सोच के साथ जनता के लिए काम करना चाहती है। वैसा कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा ऐसा जगदीश ऐसा शर्मा मुझे, जी, मतलब कोई मोटी बात, हाँ मोटी बात इस तरह की कोई जो असाधारण बात हो, देखिए यूनिकनेस हो इसकी, ऐसा तो अभी नहीं लगता इसमें। वैसे ठीक है, जी जैसा सामान्यतः होता है उस तरह का है। जी, जगदीश जी।
सर कभी कभी बिना प्रश्न ही प्रश्न हो जाता है, तो मैंने सोचा सीधे आपको समय नहीं लेती हूँ। नहीं नहीं ठीक है। अभी वैसे भानुवत साहब ने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर दिया कि एक छोटे से लेखानुदान जो कि 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए होता है, उसमें बहुत ज्यादा आप नीतिगत चीजें ढूंढें और ये ढूंढें, ये संभव नहीं है। कुछ तकनीकी परेशानी से शायद जगदीश जी का नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, हाँ जगदीश जी जुड़ रहे हैं वापस। उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगी। डॉक्टर साहब जी, जगदीश जी। ये मेरा नेट जो है अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मैंने बदल भी लिया फिर भी। खैर, तो हम्म। ये जो है थोड़ी बहुत दृष्टि इस रूप में देता है कि इस गवर्नमेंट का एम्फेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है, चाहे वो रोड साइड में हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज के बीच में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की साइड में हो, और चाहे किसी और सेक्टर में हो। जैसे कि बहुत छोटा सा सेक्टर है हमारे यहाँ पशुपालन, कई लाख लोग उससे जुड़े हुए हैं। अब पशु पालकों के लिए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड एक चलाया था गवर्नमेंट ने पहले, वैसे एक गोपालक क्रेडिट कार्ड भी चालू किया। उस पर 1 लाख रुपए तक का ऋण कभी भी ले सकता है पशुपालन करने वाला। तो ये सुविधा इस तरह की, इससे पता चलता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रा दोनों को डेवलप करने में किस तरीके से जोर है। बहुत सारी चीजें हैं। मैंने भी एक छोटा नोट बना रखा है इसका, आप कहें तो। ऐसे 70,000 नौकरियां ये अनाउंस होना अपना आप में बहुत बड़ी बात है, अलग अलग सेक्टर्स में। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब हमारे भीमराज जी जाखड़ हैं, ये तो बजट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। अरे बजट कैसा है ये तो बताओ पहले, फिर चिढ़ेंगे, फिर चिढ़कर कहेंगे कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ता के तरीके से बात करते हैं। अरे भाई सर, आप बजट पे सीनियर है। बात हो रही है, आप ले आए आ गए हो, तो मैं 70 साल के गिना दूंगा क्या क्या नहीं किया, उससे क्या सर मतलब है। आप सीनियर हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, सीनियर आपका होने का रिगार्ड मतलब करता है। नहीं है। ये बजट के ऊपर देखिए, बजट के ऊपर अगर डिस्कशन हो रहा है तो अपन को बजट पे तो तो चर्चा करनी चाहिए। ग्लास आधा है कि खाली या आधा भरा हुआ है, सवाल ये है। तो जगदीश जी तो कह रहे हैं ग्लास आधा भरा हुआ है और भीमराज जी कह रहे हैं आधा खाली है। तो सवाल ये है, ऐसे में सवाल ये है डॉक्टर मुनीश अरोड़ा कि मैं राजस्थान की जी जी, बोलिए एक बोलिए पॉइंट, बोलिए जगदीश जी। मोटी मोटी हाँ चीजें मैं बताना चाहता था। अभी जो है वेद माथुर जी ने कहा कि वही आदमी बजट बना रहे हैं जिन्होंने की पिछली सरकार में भी बजट बनाया, और उस समय किस तरीके का मतलब मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी रहा, इसके बारे में उन्होंने ध्यान दिलाया, ध्यान खींचा। अब केंद्र सरकार तो जो है ना इस पे व्हाइट पेपर लेकर आ रही है। राजस्थान में तो व्हाइट पेपर की गुंजाइश लगती नहीं है मेरे को। लेकिन आप देखिए कि जो लोन है गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो 5,79,000 समथिंग करोड़ का है, और कुल मिलाकर ये 5 साल में दुगना हुआ है। मैनेजमेंट इस ढंग से है। पहले जो है 38,000 रुपए के करीब पर पर्सन लोन का आ रहा था राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, अब ये आ रहा है 78,000 करोड़ रुपया पर पर्सन। क्या दबाव है हमारे ऊपर, ये बजट के ही आंकड़े बता दो। केंद्र सरकार से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं इस पूरे टेन्योर में। खर्च कितना हुआ है? 97 लाख करोड़। अब बताइए कैसे गवर्नमेंट फंक्शन कर रही थी, और अनाउंसमेंट दुनिया भर के हो रहे थे। चुनाव की 3-4 महीने पहले से तो बहुत तेजी से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गए, ये होगा, ये देंगे, वो बनाएंगे, ये हटाएंगे। इसका जिक्र दरअसल वित्त मंत्री ने भी किया जगदीश शर्मा जी, इसका जिक्र वित्त मंत्री ने भी किया। मैं इस सवाल पर भी आपके पास आऊंगी कि दरअसल वित्त मंत्री को बजट पेश करते समय भी इन सब बातों की क्या जरूरत थी, ये एक सवाल है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। विपक्ष पर तंज कसना, डबल इंजन की सरकार का जिक्र करना, आज विधानसभा के भीतर लेखानुदान पेश करने का, पारित करने का दिन था। ऐसे में क्या वित्त मंत्री को इन सब मुद्दों में भी उलझना चाहिए था? ये एक सवाल है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर मुनीश अरोड़ा और दीक्षा जी बोलेंगी सत्ता पक्ष में, इसका मतलब ये थोड़ी हमें बैठा के रखे, लेकिन सत्ता पक्ष में होने का आपको
प्लस और माइनस दोनों देखना पड़ेगा। दीक्षा जी, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, आप कैसे देखते हैं इस 4 महीने के लेखानुदान को और 1 साल के लिए सरकार का जो एस्टिमेट है और सरकार की जो सोच है, सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं जिस तरह सोलर एनर्जी पर दिखाई है, पुलिस रिफॉर्म्स पर दिखाई है, सड़क और को लेकर महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी बात और खास करके पूरे पूरे भाषण के दौरान वित्त मंत्री बस पढ़ती रही, क्योंकि ये उनका पहली बार का अनुभव था, पहली बार का अवसर था, अनुभव नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कहा ये मर्दों की सरकार नहीं है, संकेत करते हुए धारीवाल जी को याद दिलाते हुए, तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया इस स्टेटमेंट में, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, बाकी तो ड्राफ्ट पढ़ना था उन्हें। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, कैसे देखते हैं आप? मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो पेश किया गया बजट लेखानुदान वो 4 महीने के लिए है, और वो जो 4 महीने हैं वो जो कांग्रेस की घोषणाएं थी पिछले सरकार की और जो लगातार की गई थी उसकी छाया से बजट बाहर नहीं आ सका। इस बजट जो सरकार है भजनलाल की सरकार, उसको 2 चीजों को कॉप अप करना था। एक तो पिछली सरकार की जो घोषणाएं थी उसको, और एक सेंट्रल की सरकार जो है मोदी सरकार उसको। तो उन्होंने दोनों को कॉप अप करने की कोशिश की है। जैसे ग्रहण काल होता है तो छाया काल आता है, वैसे ये 4 महीने का अनुदान जो पेश किया गया वो छाया काल टाइप का है। आप चाहे युवाओं के लिए देख लीजिए, जो आपने पूछा महिलाओं के लिए देख लीजिए, चाहे सोलर एनर्जी को लेकर के देख लीजिए, चाहे कर्मचारियों को लेकर देख लीजिए, चाहे और सड़क परिवहन जो आपने बातें की है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे कर्मचारियों को लीजिए, तो कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं है। जो बातें थी वो पहले थी, 2 साल की छूट पहले भी मिल रही थी डीपीसी में, कोई नई घोषणा नहीं है। ओपीएस को लेकर के कोई घोषणा नहीं है, एनपीएस को लेकर कोई घोषणा नहीं है। उसके अलावा जो कर्मचारी मांग कर रहे थे कि जो संविदा पे लगे हुए कर्मचारी हैं उसको लेकर के कोई घोषणा नहीं है। ठेका कर्मचारी लंबे समय से लगे हुए थे, अशोक गहलोत सरकार ने उसके लिए एक आयोग बनाया था संविदा कर्मचारियों के लिए और ठेका कर्मचारियों के लिए। अशोक गहलोत जी से मेरी खुद की बात हुई थी कि इन लोगों को कंफर्म किया जाएगा। 70,000 नौकरियों की घोषणा तो आपने कर दी, मगर ये जो इतने लोग लगे हुए उनको लेकर क्या रोड मैप है, वो कोई घोषणा नहीं है। आपका कोई रोड मैप क्लियर नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, आंगनवाड़ी क्या ये कंफर्म होंगे, क्या उनको पूरा लाभ मिलेगा, इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। महिलाओं के लिए जरूर 6,000 किया गया या और जो कुछ बढ़ाया गया, मगर महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस देश में और इस राज्य के अंदर, उसको कैसे हल किया जाएगा, उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। शिक्षा की बात करें अपन, तो शिक्षा में आपने कहा कि पहले प्राइमरी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे। अरे भाई, स्कूलों में कॉलेजों में टीचर होगा तो शिक्षा मिलेगी ना। आप पदों को तो देखो, कितने हजार पद खाली हैं। कॉलेज खोल तो दिए, पर वहां एक लेक्चरर है, वो क्या पढ़ाएगा? स्कूलों गांव में जाकर बैठने के बाद 70,000 में एजुकेशन में कितना होगा, प्राइमरी में कितना होगा, सेकेंडरी में कितना वो कोई होगा, क्लियर नहीं है। या तो समय नहीं मिला सरकार को वाकई में, और या अभी ये तय करना है कि कौन से सेक्टर में कितना करना है। लेकिन बहुत सारे सेक्टर अछूते हैं, ये बात आपकी समझ में आती है। भीमराज जी का भी यही कहना है, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा का भी कंसर्न जो है उन सेक्टर से जिनको सरकार ने टच नहीं किया, छुआ नहीं। पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर स्पष्टता नहीं। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि लगभग 1 लाख के आसपास ऐसे युवा हैं जिनकी परीक्षाएं दी हुई हैं, इंटरव्यू दिए हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है उसको लेकर भी सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं की है। राजेंद्र भानावत जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन दीक्षा खंडेलवाल और श्याम जी के पास एक बार जाती हूँ। दीक्षा जी आपके पास आऊंगी, श्याम जी के पास। श्याम जी, एक तो बात हुई कि बजट में क्या है और क्या नहीं है, इसको लेकर काफी कुछ बात हुई है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला किया, जिस तरह से सदन की कार्यवाही जो है वो, क्योंकि पहली बार आप पेश कर रहे थे बजट, तो कुछ टेक्निकल प्रोसीडिंग में भी परेशानियां दिख रही थी, सब देख रहे थे, वो प्रोसीडिंग में सामने आ रही थी। तो आप क्या मानते हैं कि वहां भी तैयारियों की, यहाँ तक कि वासुदेव देवनानी जी को भी काफी परेशानी हो रही थी कि वो बतौर स्पीकर जो है वो उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है?
देखिए विधानसभा का पहला बजट अंतरिम बजट है, पूरा फुल बजट तो आया नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष भी पहली बार सीट पर बैठ करके वो सब कुछ करा रहे हैं, जो नीचे बैठ के देखना अलग बात है, जिम्मेदारी निभाना अलग बात है। लेकिन वो जिस तरह से का उनका व्यवहार दिख रहा था, उनको गंभीरता लेनी चाहिए। उनको उनको उनकी सोच जिस प्रकार की होती है, वो क्यों एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है। बार बार किसी को टोकना, किसी को करना, किसी वरिष्ठ सदस्य को इस प्रकार से, रोहित बोरा के लिए पता नहीं क्यों किस तरह से कर रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि मैं क्योंकि प्रिंसिपल रहा हूँ आईटीआई में, तो यहाँ मेरे वही प्रिंसिपल जैसे सीपी जोशी करते थे, सीपी जोशी तो जोश खरोश के साथ बैठा देते थे, लेकिन ये बोल नहीं पाते उस तरीके से। देखिए आज मैंने देखा उनका उनका रुख जिस प्रकार का था, उनको बहुत शालीनता रखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अब देखिए पुराने विधानसभा अध्यक्षों की चीजें आप देखिए ना, कि बजट जब अंतरिम बजट आता है तो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या कुछ होता है। आपने इसका मतलब स्टडी नहीं की, आप बाहर तो घूम के आ गए, लेकिन आपने स्टडी करनी चाहिए थी, आपको दिखाना चाहिए था कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। वो विधानसभा का और अध्यक्ष प्रतीत होना चाहिए, और वित्त बार बार ये मंत्री की कहना वित्त मैं मंत्री की ऐसे कर दूंगा, मैं परफॉर्मेंस को ऐसे कर लेकर दूंगा। विधानसभा में किस तरह की चर्चाएं थी? एक तो वित्त देखिए मंत्री ने जो पढ़ा ड्राफ्ट जो तैयार वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लेखानुदान पेश किया, एक तो वो पक्ष था, और दूसरा उनकी परफॉर्मेंस की विधानसभा में उन्होंने किस कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को कैरी किया, रखा, अपने विचारों को रखा, डिलीवरी कैसे दी। तो इन सब को लेकर किस तरह की चर्चाएं विधानसभा में और बाहर सुनने को मिल रही है श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए मैं देख रहा था कि आज उप मुख्यमंत्री बजट पेश कर रही थी, तो मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा एक महिला पढ़ रही है और आप इस तरह का विघन मत कीजिए और ये सब मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी अपने आप को ऐसा प्रतीत कर रहे थे कि मैं गार्जियन हूँ, इस कारण से मैं इनको संभाल रहा हूँ। तो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सही टोका कि मुख्यमंत्री जी महिला नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री है। और ये जिस प्रकार का बजट पेश कर रही है, छीटाकसी करने का कोई अधिकार होता नहीं है। बजट में जो है वही पढ़ो, आप कैसे छीटाकसी कर सकते हो। तो उन्होंने बड़ा संभल करके जिस तरह का व्यवहार किया कि हम बजट को सुनना चाहते हैं, छीटाकसी बंद कीजिएगा। जिस प्रकार से शोर शराबा और नारेबाजी हो रही थी, वो तो हमेशा होती आई है, ऐसा थोड़ी ना नहीं होती है। लेकिन जो बजट पढ़ रहा है वो अपने बजट की ध्यान रखे, जो चीज कहनी है उसको करनी चाहिए। अब आप मर्दों का प्रदेश और ये सब चीजें छीटाकसी करने का मतलब, आप इसमें कहीं लिखा था क्या बजट में? ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा आपकी बजट की जो मर्यादा जो होती है, गरिमा, वो उससे खंडित होती है। इसलिए बजट पढ़ने के वक्त बजट पढ़िए ना, आपको बजट में जो चीजें आप रखिएगा कोई बात नहीं है, आपको करने का अधिकार, लेकिन छीटाकसी करने का आपको अधिकार। प्रतिपक्ष के लोगों के पास तो केवल बोलने का अधिकार है, उनके पास बाकी तो कुछ होता नहीं है। और आज के दिन कोई बुक बंद प्रयोग करके लेखानुदान की मांगे पारित कर दी गई। लेकिन देखिए विजन जरूर दिखा दिया है। देखिए पूर्व मुख्य देखिए जैसे कि उप मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ने का बिल्कुल रखा ध्यान। अम्बाबाड़ी से सीतापुरा तक था कांग्रेस का, इन्होंने कहा नहीं विद्याधर नगर तो मैं क्योंकि जीत के आई हूँ, मेरे मतदाताओं को कुछ देने का प्रयास करूंगा, उन्होंने जोड़ दिया। अब मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र का सांगानेर का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अभी तक मानसरोवर को जोड़ाने में, वो भी कहते हैं मानसरोवर को भी जोड़ दो, क्योंकि मानसरोवर के बाहर तक ही है मेट्रो, अंदर आई नहीं, उसका सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का देखिएगा, कुछ चीजें तो अच्छी कही है। अब देखिए भीमराज जाखड़ जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने जो बजट खर्च किया ना, जो कर्जा हमारा है, जितना हमारा 5,80,000 का कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, उन्होंने कहा है कि आपने 60% पैसा गैर उसमें खर्च कर दिया, जिसका कोई संपत्ति नहीं बनी। 40% बजट ही खर्च किया जिसकी आप संपत्ति बना पाए। जो आप कह रहे हो ना बार बार, हमने तो बहुत कुछ, आपने अपने जीतने के लिए कुछ किया था बाद में, लेकिन वो जीता तो नहीं पाए आप। तो इसलिए देखिएगा बजट ठीक में है, कर्जा लीजिए, ठीक है। लेकिन उसकी परिसंपत्ति बनाइए। परिसंपत्ति नहीं बनाओगे तो हम कर्जा किस तरह से, वही कह रहे थे ना राज्यपाल। सवाल ये भी है कि बजट बजट पेश करते समय एक तो विपक्ष पर इस तरह की छिछालेदर या विपक्ष पर इस तरह का तंज या इसे कोई भी शब्द दे दे, और दूसरी विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने कैसे पैसे का कहां इस्तेमाल किया, सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, इसका भी जिक्र होना क्या दीक्षा खंडेलवाल जी जरूरी था बजट में? जी
देखिए, मेरे से पहले जो भी वक्ताओं ने बोला, उन सबको सुनने के बाद ये तो तय है कि जो बजट आया है, वो बहुत ही अच्छा और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए आया है। उसमें महिलाओं का, दलित का, किसानों का, युवाओं का, सबका ध्यान रखा गया है। जो युवा बेरोजगारी से परेशान थे, दीक्षा अभी जी, ये हम बहुत आपको बड़ी सुन नहीं खुशखबरी पा है। रहे हैं, आपका ऑडियो 70 इश्यू है, हमारे दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं, पैनलिस्ट भी नहीं एम आई सुन पा रहे ऑडिबल हैं। नाउ? आप अपना ऑडियो ठीक नहीं करिए आ प्लीज। रही है आवाज, हमारे पास आ रही आवाज आ है। रही है? तो ये है कि हर वर्ग का ध्यान रख करके ये बजट पेश किया गया है। और ये बात है कि हाँ, ये बात जब आप कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, तो ये कांग्रेस के एक नेता ने बोला, उन्हें क्रॉस कमेंट करते हुए ये बोला। मुख्यमंत्री जी के बीच में बोलना इसलिए जरूरी था, जिस तरीके से कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया, जब एक हमारे राज्य की वित्त मंत्री बजट पढ़ रही है, उस बीच में जिस तरीके से इंटरप्शन हो रहा था, उसको कंटिन्यू ना हो, इसके लिए उन्होंने बोला। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए तो बम्पर योजनाएं और बम्पर उन्होंने बजट दिया है। हम बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए 70,000 जो नौकरियों का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, वो बहुत ही बेहतरीन एक युवाओं के लिए खुशी का मौका है। हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। और जो कांग्रेस कहती है जिनकी खुद की नीति का पता नहीं है, जिनके नेता का पता नहीं, वो हम पे आलोचना, या ठीक है, उनका फर्ज है वो ये आलोचना करें, लेकिन आज के बजट से सब लोग बहुत खुश है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मोदी जी की विजन को आगे बढ़ाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी गई है। जिस तरीके से स्टेट रोड फंड के लिए 1.5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा जब हम रोड की बात करते हैं, तो उतना डेवलपमेंट आज भी नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा की सरकार ने बहुत हद तक योजनाओं का गांव तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये ब्रेक आ जाता है। डबल इंजन की सरकार होने का राजस्थान को बहुत फायदा मिलने वाला है। जनता जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था, जो 70 साल हम कहते हैं ना, वो एक्चुअली यही बात है। टॉयलेट्स की हम बात करें, हाइजीन की हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, और सबसे मुख्य बात, राजस्थान की 75.1% जनता है गांव में निवास करने वाली, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली। जब गांव का विकास होगा, तो राज्य का विकास अपने आप होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब राज्य का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। उसकी तर्ज पर वित्त मंत्री जी ने आज का बजट पेश किया। उन्होंने जिस तरीके से 25 लाख परिवारों को नल से जल की बात करी, आप ये देखिए, आप तो नल चालू करते हैं और पानी आ जाता है। गांव दराज में जब हम देखते हैं, महिलाएं सिर पे मटके लेकर या दूर जाकर के दूरवर्ती इलाकों से उन्हें पानी लाना पड़ता है। तो इस ऐसी योजनाओं से हर एक वर्ग, महिला, पुरुष, युवा, किसान के लिए जो आज ये योजना थी, सीमांत किसान और अल्प आय किसानों के लिए, कि केजी से पीजी तक के उनके बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी गई है। ये बहुत अच्छी योजना है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारा किसान मजबूत होगा। मैंने जैसा आपको कहा, राजस्थान का 75.1% जो जनता है वो ग्रामीण है, तो कहीं ना कहीं एक एग्रीकल्चर पार्ट भी हमारा बहुत प्रबल है। उस एग्रीकल्चर पार्ट को हमारे किसान भाई, हमारे हमारे धरती पुत्र उसे चलाते हैं। जब उनके बच्चे सशक्त होंगे, तो हमारा राज्य अपने आप सशक्त होता नजर आ रहा है। सोलर प्लांट की बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ऊर्जा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, सोलर प्लांट को और सौर ऊर्जा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, उसकी तर्ज पर उन्होंने काम किया। सोलर प्लांट के लिए 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और इस हद तक कि हम जो राजस्थान है, वो अपनी छत पर इन्वेंट करेगा, या राजस्थान के हर एक घर पर सोलर प्लांट की ये योजना अगर इम्प्लीमेंट होती है सही तरीके से, तो बहुत हद तक सबको फायदा होने वाला है। ये तो हम ठीक बात है, करें ये तो एग्री सारी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, समझ में आती उसके है लिए दीक्षा 2000 करोड़ का दीक्षा बजट जी, उन्होंने दिया। सोलर एनर्जी हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ये सब बुनियादी विषय हैं। पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, मेट्रो है, ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ये बात समझ में आ रही है। सवाल ये है कि जो विषय आपने चुनावों के दौरान उठाए, उन विषयों पर आप क्या कर रहे हैं। तो उससे पहले कि आपसे पहले के हमारे पैनलिस्ट्स ने सभी ने इस बात को समझ के कहा है कि भाई चुनाव के समय वो घोषणा होगी, खास करके पेट्रोल डीजल के दामों की जहां बात है, लोकसभा चुनाव में उसका कैसे फायदा लिया जाएगा। देखिए, लेकिन सिलेंडर 450 रुपए में मिलने लगा है, ठीक है मिलेगा। दीक्षा जी जो जी हो हाँ। चुका वो तो पहले दिन घोषणा हो चुकी थी, इसलिए 2 महीने बाद उसकी बात नहीं करें। 6 महीने ये तक आपको आपने पता है कि लेखा अनुदान है मीना जी, रखा और था। 4 महीने ठीक बाद है जो दीक्षा पूरा बजट आएगा जुलाई में, तो आप ये देखिएगा राजस्थान में जो मोदी जी ने और जो भजन लाल सरकार ने जो भी वादे किए, वो सब पूरे होंगे। अभी तो आपको पता है सिर्फ 4 महीने के लिए लेखा अनुदान है, तो जितना लेकिन मेरे बेहतर हर सवाल वर्ग को का छू आपने करके, जवाब नहीं दिया। हर वर्ग को सवाल छू मैंने जो करके। पूछा था आपसे, सवाल ये पूछा था कि आज बजट के दिन, सरकार के विजन रखने के दिन, छीछालेदर, विपक्ष पर कटाक्ष, इन सब की कितनी जरूरत थी, बात ये है। ये लेकिन विपक्ष कोई को भी बात नहीं। अनुशासनहीनता
अनुशासनहीनता जो नहीं कांग्रेस नहीं, कर रही थी, जब इसलिए एक महिला इसलिए वित्त मंत्री क्योंकि बजट विपक्ष पढ़ रही है, अनुशासनहीन तो है, और ये तो निर्मला विपक्ष सीतारमण जी ने भी कई बार अनुशासनहीन पेश है, किया, इसलिए जब वो पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री इस और तरीके उप से बजट पढ़ती मुख्यमंत्री है तो छीटाकशी उप होती है। ये मुख्यमंत्री स्वभाव अपनी ही गरिमा नहीं कांग्रेसियों का, रखे, ये ये ठीक नहीं दीक्षा जी, ये लेकिन कांग्रेसियों कोई का बात नहीं, राजेंद्र भानावत जी आपके बौखलाहट पास है आते हैं। कि वो सदन में भी अगर बजट पढ़ रहे हैं तो उनको वो भी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो क्रिएट किया, ये जिन्होंने ये इस तरीके से जो वैक्यूम क्रिएट किया, ये इसीलिए किया कि आज हम और आप इस पर चर्चा करें, ना कि बजट पर, जबकि बजट बेहद आज बहुत कोई ही अच्छा पॉलिटिकल बजट है। मंच नहीं था ना दीक्षा जी, पॉलिटिकल मंच नहीं था, सरकार आपकी बन गई है, जनता ने इस बात को समझ बिल्कुल लिया कि सरकार बन गई, दारूबाज ने जनता जो का बोला वो विश्वास है, गलत जनता था, के विश्वास को इसीलिए तो पूरी आपको तरीके से मौका जमीन मिला। पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही आप है। ये जिस जस्टिफाई वादे कर के रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है मीना जी, उन सभी वादों को गांव तक, हर घर तक, उन योजनाओं को हम लाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की, आप अगर मैं बात करूं, जो मेरे पूर्व वक्ता कांग्रेस के जो नहीं केशव नहीं भीमराव जी, नहीं वो जो करनी कह है, रहे नहीं थे, करनी है, अभी विषय से नहीं हटना है, विषय पे उन्होंने बने बजट को रहना है। देखा नहीं। मैं अगर वो राजेंद्र बजट देखते भानावत तो जी ना के युवाओं पास की खुशी जाऊंगी, के पूरा साथ सुना में है महिलाओं की दीक्षा खुशी जी, नजर आती है, मनरेगा के राजेंद्र भानावत कार्यकर्ताओं जी की के दीक्षा पास खुशी, जी जाऊंगी। पूरा स्वयं सुना है। सहायता समूह दीक्षा संभालने वाली महिलाओं की दीक्षा खुशी, जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की खुशी तो समय नजर आती है। दीक्षा जी समय का सम्मान करिए, समय बहुत कम है और समय हाँ, जो तो है अब वो मुझे विषय मतलब पे अंत बने में जो रहने का समय है। मिला है मैं उसको यूटिलाइज कर लूं, सम्मान करते हुए मीना जी। मुनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुनेश जी पहले मैं राजेंद्र भानावत जी को सुनूंगी, मैं उसके मैं, मैं बाद उन्हीं के आपकी लिए बात कह रहा होगी। हूँ। मीना जी, राजेंद्र जी से उद्योग के बारे में पूछिए, वो उद्योग में रहे हैं, उद्योग के लेकर बजट में क्या था वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए उद्योग के बारे में तो कुछ जिक्र आया नहीं, जितना मैंने सुना कोई विशेष कोई जिक्र नहीं आया इसमें। ये बात तो आपकी सही है, आएगा अगला बजट जब आएगा बड़ा बजट, उसमें शायद बात होगी ये वाली। लेकिन दो तीन बातें मैं क्लियर, अगले राउंड में शायद नंबर आएगा भी नहीं और इतने पैनलिस्ट है, तो दो तीन बातें जो मुझे कहना मुझे लगता है जरूरी है, मैं कह देता हूँ उसमें। एक तो ये बात, वैकेंसी जो 70,000 लाखों पद पहले ही रिक्त पड़े हैं, 70,000 वैकेंसीज कौन सी वाली है? पुराने रिक्त पदों को भरेंगे, नए पद क्रिएट किए हैं, ऑलरेडी लाखों पद खाली पड़े हैं। पदों के मुकाबले में रिक्तियां लाखों हैं, नए नए कॉलेज स्कूल ढेर सारे खोले, वो भी सब खाली हैं। तो ये तो क्लियर कर देते हैं बजट के अंदर कि पुरानी खाली पदों को भरेंगे या ये नई रिक्तियां हैं। मुझे लगता है नई पुरानी भर दें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है, सरकार चाहे पुरानी हो चाहे उसके पुरानी हो, पुरानी सारी करीब 2-3 लाख लोग ठेके पे काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो ठेके पे काम बरसों तक कर रहे हैं, तो क्या वो ठेके पे काम बरसों तक करके किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा हम देना चाहते हैं, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। पेंशन स्कीम नहीं कहा, जो शायद नहीं कह सकते थे, अभी टाइम लगेगा उसको तय करने में, इसलिए उस बारे में नहीं कहा, कोई बात नहीं। कर्जे का जहां तक सवाल है, ये मैं याद दिला दूं कि भारत सरकार के ऊपर 10 साल पहले 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो 150 लाख करोड़ से ज्यादा है। 10 साल में 3 गुना कर्जा हो गया है भारत सरकार के पास। तो राजस्थान में अगर 5 साल में हुआ तो कर्जा लेके, ये तो हो गया ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये भले ही चाहे भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी तरह की मुझे लगता नहीं किसी को भी नहीं है। एक जो है बार बार जो कुछ मुझे लगता है दिशा देनी चाहिए थी, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है इसको तत्काल बंद करने की घोषणा करनी चाहिए थी सरकार को। मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा था कि अंग्रेजी माध्यम के जो शिक्षा विभाग के स्कूल है, क्योंकि ये अनावश्यक था, अनावश्यक खर्चा था, कोई लाभ नहीं था इसका, और सरकार ने कहा भी था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, अगर ये घोषणा कर देते तो मुझे लगता है एक अच्छा संदेश जाता है कि हम एक ठीक दिशा में उसमें बढ़ रहे हैं किसी तरह से। और जहां तक ये जो गैस की जो बात कर रहे हैं ना, हम पहले वाला जो 1100 के बजाय 450 कर दी, ये सब शुरुआत याद दिला दूं, पहले 1100 रुपए में कई 2-3 सालों से ले रहे थे। या तो जो बाद में पिछली जो सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने 500 में करके सब्सिडी देना प्रारंभ किया, तब एक होड़ मची, सभी लोग उसको वापस क्योंकि एक नेचुरली चुनाव में करना होता है, इसलिए वो उसको किया गया है बहुत सारा। तो बहुत सारी बातें हैं देखिए इसमें, जो इनमें कुल मिला के देंगे। अभी जो बजट है अंतरिम बजट से अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी, ये बात सही है। उन्होंने बहुत एक सामान्य तौर पे जो बातें, कई टूरिज्म में मैं रहा हूँ, जैसे अभी कह रहे थे अरोड़ा साहब, टूरिज्म में भी रहा हूँ, प्रताप सर्किट के ऊपर अरोड़ा साहब को पता होगा पहले कितनी बार कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसके किरण किसको जी दे देखने की चुकी है, जरूरत है। हाँ, तो किरण जी कर चुकी इसलिए है इसके काम। वही मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो थोड़ा मतलब ये शायद थोड़ा इनको विश्लेषण करके हम ये कोई संख्याएं जो दी ना इतना कर दें। मेरा एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, जो भी घोषणा करें उस घोषणा के लिए जो भी पात्र व्यक्ति है उन 100% लोगों को लाभ मिले, तब उसका लाभ होता है। वरना अगर मान लीजिए मिलना चाहिए 1 लाख को, आप 1000 को दे रहे हैं, 5000 को दे रहे हैं, तो फिर छटनी कैसे होगी? छटनी अपने पसंद के लोगों की होगी, प्रभावशाली लोगों की होगी। मेरा केवल एक सुझाव भी है, दीक्षा जी बैठी है तो सरकार के साथ काम सत्ताधारी दल के साथ काम करती है, तो ये जरूर कीजिए कुछ भी घोषणा हो, घोषणा छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस घोषणा में पात्र व्यक्ति जितने भी आवे
उसमें 100% को लाभ मिलेगा तो धांधली होने की, भ्रष्टाचार होने की संभावना कम हो जाती है। ये बात हमें इसको देखनी चाहिए। और पिछले वाली सरकार ने पिछले 6 महीनों में जो किया वो सबने देखा है, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, जो आज जो बिना किसी वित्तीय प्रावधान के, बिना किसी की, केवल एक खाली घोषणा करने से लोगों का भला हो जाता, तो अब तक तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते हैं। देखना यह है क्रियान्विति किस तरह से होती है। अब तक अशोक गहलोत जी 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बन जाते, क्या पता, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी जाते जाते, लेकिन घोषणाओं से जनता नहीं होता, घोषणाओं पर नहीं चलती है जी। दुर्भाग्य है थोड़ा सा, ये कह सकते हैं, और क्या, ठीक है जी। क्योंकि जनमानस के पास तो अल्टीमेट डिलीवरी आपकी आती है ना। डिलीवरी आपकी क्या आ रही है, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आप क्या दे रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है कि पार्टी विशेष में, कार्यकर्ता विशेष में, व्यक्ति विशेष के समर्थक लोगों को कुछ मिल रहा है, बाकी जनता जनार्दन परेशान है। तो चाहे आप रोजगार गारंटी लगाओ, चाहे फिर यहाँ पर तमाम उस तरह की बातें जो पिछली सरकार अब हुआ ना मीना जी, आपको पता हो 50,000 राजीव गांधी युवा मित्र जो इन्होंने अपने लोगों को भर्ती किए होंगे, अब सबको निकाल दिया। नेचुरली निकालना था उनको, जो जिस तरह से भर्ती किए होंगे उनको 50,000। वो और भी कुछ कई है जो रोज आजकल बढ़ रहे हैं। ये कई लोग तो 70,000 के नए लोगों को भर्ती करेंगे, पुराने कुछ लोगों को निकालेंगे, तो कौन, तो ये वाली प्रक्रिया है, चलती रहेगी। और ये वाला हमें देखना आने वाले समय में। हम चाहते हैं सरकार अच्छी तरह प्रभावी रूप में जो इच्छाएं व्यक्त की है उसकी बात करती है। वेद माथुर जी, ये जो पूरा लेखानुदान और उसके बाद जो बजट भी सरकार अगले 4 महीने के बाद अगले 8 महीने के लिए जो भी तय करती है, हम बहुत देखते हैं इतने लाख लोगों को मकान मिल गए प्रधानमंत्री आवास में, इतनी महिलाओं को मुद्रा लोन में पैसा मिल गया, वो आत्मनिर्भर हो गई। लेकिन जब हम इसकी ऑडिट की बात करें कि कौन है वो महिला, कौन से जिले में कौन सी महिला ने क्या काम किया, उसको कितना अमाउंट मिला और उसने फिर कितनी अर्निंग शुरू की, इसकी ऑडिट तो कोई है नहीं। तो ये सब आंकड़े, और भानावत जी इस बात को बेहतर समझते हैं, तो क्या जिस तरह से एक बैंक में अकाउंट सबके जो है वो बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन किए जाते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से सारी डिटेल ले लो, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना अगले ने बैंक में डाला है, कितना खर्च हुआ है, वैसे ही सरकार की लाभार्थी तो बना दिया नागरिकों को। नागरिक आज देश में लाभार्थी बन गया, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। नागरिक नहीं रहा, वो लाभार्थी हो गया है। अब ये जो लाभार्थी है वो भी कौन है? कुछ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर आती है, उनके अलावा लाभार्थी कौन है, उसकी ऑडिट। आज बजट जो आया है, साल बाद दूसरा बजट आ जाएगा। इस बजट का पैसा खर्च हुआ वो कहाँ हुआ? जैसे भानावत जी कह रहे हैं, मुनेश अरोड़ा जी कह रहे हैं, प्रताप सर्किल पहले भी आपने सर्किट डेवलप करने की कोशिश की, बातें हुई, इतनी चर्चा, इतना पैसा। तो ये पैसे का, जैसे राजेंद्र जी ने कहा केंद्र सरकार पर इतना बढ़ गया 3 गुना पिछले 10 साल में, राज्य पे कितना बढ़ गया, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये कि बढ़ के गया कहाँ। मीरा जी, आप जो बात कर रही हैं उसको मैं एकेडमिक की भाषा में कहूँ तो ये इम्पैक्ट स्टडी कहलाती है। और विपक्ष का काम ये है कि वो किसी यूनिवर्सिटी की सहायता से या किसी रिलायबल एनजीओ की सहायता से कि इम्पैक्ट स्टडी करे, और उस इम्पैक्ट स्टडी को वो विधानसभा में और दूसरे फोरम पे प्रस्तुत करे कि आपने ये योजना बताई थी, इतने लाभार्थी बताए थे, इसका ये इम्पैक्ट आया है। तो ये वैज्ञानिक ढंग से जो आप बात कर रही हो बड़ी महत्वपूर्ण है, होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक सवाल उठाया कि क्या विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी को छींटाकशी करनी चाहिए। मेरा मानना है कि पिछली सरकार ने 5 साल तक जो आनंद उठाया सत्ता का, तो वो अकाउंटेबल भी होने चाहिए, जवाबदेह होने चाहिए, लेकिन उसको छींटाकशी के बजाय आंकड़ों के माध्यम से, इम्पैक्ट स्टडी के माध्यम से बताया जाना चाहिए कि आपको ये करना चाहिए था, आपने ये कहा था और ये हुआ। 1-2 बातें और आज के डिस्कशन में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। एक तो है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, इनको राजनीतिक पार्टियां मार्केटिंग के रूप में यूज कर रही है, आश्चर्यजनक है। आपकी सरकार के किसी ऑफिस में कोई 2 क्लर्क, 2 चपड़ासी, एक अफसर रिटायर हो गया या किसी की डेथ हो गई, आप 5 नए आदमी भर्ती कर रहे हैं,
तो आप ये इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप युवाओं को सिर्फ इन सरकारी नौकरियों पे आश्रित कर देंगे तो अल्टीमेटली उसका बोझ हमारे जैसे टैक्स पेयर पे पड़ेगा। तीसरी बात जो बार बार कही जाती है कि साहब वैकेंसीज पड़ी हैं, देखिए वैकेंसीज उस जमाने के हिसाब से बनी हुई हैं जब कंप्यूटर्स नहीं थे। आज जब कंप्यूटर्स आ गए हैं, सारा काम मैकेनाइज हो गया है, तो उतनी वैकेंसीज नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक शब्द का इस्तेमाल होता है सरकार के अंदर, समानीकरण। शहर के अंदर हो सकता है कि स्कूल में 20 टीचर हैं और छोटी सी स्कूल में, तो गांव में 2 भी नहीं है। तो इस समानीकरण में जो शहरों में ज्यादा स्टाफ बैठा हुआ है उसको भेजना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कुछ प्रभावशाली लोग जो कांग्रेस के जमाने में प्रभावशाली थे वो ट्रांसफर करवा के जयपुर या अजमेर या उदयपुर आ गए। अब मान लो सरकार बदल गई तो चूंकि वो प्रभावशाली है इसलिए फिर किसी रास्ते से वो पकड़ के और फिर वो शहर में आ जाएंगे। तो शहरों में बहुत ज्यादा स्टाफ है, आप विश्वास करिए, और वो एफिशिएंट नहीं है। उन लोगों को आप गांव में और कस्बों में भेजिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। एक और बात बिंदु जिसकी तरफ वेद माथुर जी आपने संकेत और इशारा किया कि आज कंप्यूटराइज्ड जो जमाना है उसमें उतनी मैन पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत बड़ी मैन पावर की जरूरत है। तो जहां जरूरत है वहां लगा दीजिए, सवाल ये है। दूसरा, समानीकरण कर रहे ना आप। अगर हम वित्त मंत्री के प्रभाव की बात करें कि आज पहले लेखानुदान को पेश करते हुए कितना प्रभाव छोड़ा उन्होंने, जगदीश शर्मा जी, नंबर देने पड़े 10 में से कितने देंगे? देखिए, मैंने उनको भाषण देते हुए देखा तो है नहीं है, मैं कार्रवाई नहीं देख रहा था बेसिकली, लेकिन मैंने उनके जो भाषण है उसका टेक्स्ट पूरा पढ़ा है। टेक्स्ट पढ़कर ही मैंने तो केवल भाषण को देखा है। मैंने हाउस की प्रभाव नहीं बता पाएंगे, हाँ, हाउस की प्रोसीडिंग्स में नहीं देख रहा था। तो बजट आप शाम को डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कितना प्रभाव छोड़ पाई हैं वित्त मंत्री? 50%। और उसका कारण बताता हूं मैं। जी कारण बताइए। मैं उसका कारण बताता हूं। जो एक फ्लो होना चाहिए था ऐसे उप मुख्यमंत्री, वो फ्लो नहीं बना पाई। दूसरा, वो बार बार सांसें ले रही थी बीच में, जैसे बहुत थकी थी और उस तरह से हो। तीसरा, वो जो जित पढ़ के आता है एक आदमी तो उसका एक फ्लो बनता है, ऐसा लग रहा था वो पढ़ के नहीं आई है पूरी तरह से। उसका होमवर्क 4 घंटे पहले उन्होंने नहीं किया, वो डायरेक्ट आके रीडिंग कर रही है। तो वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो आत्मा से आवाज आती है। आज हम लोग बैठे हैं, भाड़वा जी बैठे हैं या और जगदीश जी बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं, ये मन से बोलते हैं तो एक फ्लो आता है, बात करने में मजा आता है। वो जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट गायब था। बाकी पढ़ना तो था ही, उनको पढ़ लिया, एक आध छीटा कसी कर दी, वो सामान्य सी बात है। मगर वो जो इम्पैक्ट है, कहते आत्मा की आवाज से जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं। इसलिए 50% मार्क्स मिले हैं। श्याम सुंदर जी, मीना जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप दोनों के पास, राजेंद्र जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, कितने % मार्क्स? देखिए, पहली बार उप मुख्यमंत्री बनी है, उस नाते से पहली बार हाउस में अगर कोई प्रेजेंट कर रहा होता है और कोई लगातार प्रेजेंट करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब मुनीष जी तो 50% दे देते। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहली बार उप मुख्यमंत्री बन करके अगर कोई आ रहा है और देखिएगा जितना बड़ा भाषण था, जिस तरह से पढ़ना चाहिए था, छीटाकसी करने का मतलब ये कि नॉलेज तो थी उनको। देखिए, उनके विभाग के अंदर जो घोषणाएं की है, तो ये तो मान के चलिए उनके विभाग में तो पैसा मिला है, पर्यटन में भी मिला है, पीडब्ल्यूडी में मिला है। बाकी चीजों को जिस तरह से प्रेजेंट करने का तरीका, देखिए आएगा, धीरे धीरे आएगा ना, एक दिन में तो आएगा नहीं। के साथ आप आएगा। पहली बार नंबर श्याम सुंदर शर्मा जी, कितने नंबर तो अभी तो नंबर देने की जरूरत जब पड़ेगी जबकि वो अपना फाइनल बजट लाके रखेंगी और जब जवाब प्रस्तुत करेंगी। अभी 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 देखिए, अभी तो केवल प्रारंभिक जो छोटा बजट है वो तो अंतरिम बजट के रूप में पेश किया है। जब फुल बजट आएगा, जब जवाब देने का वक्त आएगा, 3 बार की बात करेंगे। आज कितना नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 बार जब जवाब देने का वक्त आएगा। अभी जवाब देने का वक्त आया नहीं, अभी कांग्रेस ने आरोप लगाए नहीं।
अभी तो केवल आप अपनी बातों को रख रहे थे वहां, हाउस श्याम में जी और कुछ बच था रहे नहीं। वेद और उसके माथुर जी, बाद नहीं, मैं नहीं वेद बचने की माथुर बात जी, तो इसलिए मेरी बात तो आप देखिए सुनो तो सही जरा। मीना जी, अब एक देखिएगा, मिनट पूरी अब मीना करने देखिएगा, जी, मैं देते हैं तो कह श्याम रहा जी था, को बात, नहीं श्याम जी को मैं बात ही कह पूरी। रहा हम्म, देखिएगा कि महिला होने के नाते से, जयपुर की राजकुमारी होने के नाते से उसको कुछ तो छूट दीजिएगा कि कम से कम जयपुर के लिए कुछ तो सोच के लेके आई है वो। नहीं तो जयपुर को मिलता है नहीं कुछ भी, तो आप उस नाते से जी उसको देखिएगा, कहिएगा कि उसने कुछ तो जयपुर के काफी बारे में ग्रेस सोचा। मार्क है, वेमेन होने का अलग से ग्रेस मार्क, राजकुमारी होने का अलग से ग्रेस मार्क, फर्स्ट टाइमर होने का अलग से ग्रेस मार्क, उसके बाद कितने मार्क्स नहीं, ये फर्स्ट बताइए ना। टाइमर तो मंत्री बनी है, बाकी तो वो विधायक तो हाँ पहली बार नहीं, वो दूसरी वित्त बार मंत्री बनी है तो और पहली पार्लियामेंट बार मेंबर ना, रह चुकी है। वित्त मंत्री तो पहली बार है ना। अब कोई तो पहली बार बनेगा ना, उसके बाद ही तो कोई हाँ समझेगा और आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये कहने का ठीक है। मतलब उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात। अब देखिएगा जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री आरोप जी के, प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं श्याम जी, वित्त मंत्री कितना प्रभाव छोड़ने में सफल हुई ये बात हो रही है, चर्चा होती है, इतिहास में लिखा जाता है क्या बात है, ये बात हुई नहीं हुई, नहीं हुई तो क्या हुई कि भाई फर्स्ट टाइमर है ये बात हुई, थोड़ा समय लगेगा ये बात हुई, राजकुमारी है ये बात हुई, और तो महिला है तो प्रतिपक्ष के महिला नेता ने तो इसलिए। सहयोग किया ना, प्रतिपक्ष के नेता ने तो जी उनको शाबाशी दी कि नहीं आप ठीक हो, हम तो आपको व्यवधान नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके कोशिश की कि मैं ठीक हूँ, बड़ा हूँ, अभी और इस तरह अभी से। उसमें नहीं तो ये उलझते सब हैं, अभी चीजें उसमें चलती है नहीं उलझते विधानसभा हैं, का उस प्रक्रिया में राजनीति जो। में राजनीति में अभी नहीं उलझते हैं। वेद माथुर जी कितने नंबर दे रहे हैं आप? देखिए मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कुछ विभाग ऐसे हैं सरकार के अंदर जहां एक जर्नलिस्ट यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसका आईक्यू अच्छा है उस विभाग को चला सकता है, लेकिन कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो हाईली टेक्निकल है। फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय मंत्रियों को देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो पूरा अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझती हैं, और उससे विदेश मंत्री को देखें, स्टूडेंट नहीं है, नहीं एक मिनट लूंगा मीना जी मैं आपको, आपके विदेश मंत्री हैं वो पूरी तरह से विदेश मंत्रालय का जो कामकाज है उसको समझते हैं। राजस्थान में दिया कुमार नहीं, वो पात्र ही नहीं है, नंबर तो मैं तब दूंगा जब वो मेरे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, शी इज नॉट एलिजिबल फॉर, ऐसे वेद वो माथुर जी प्लीज वित्त मंत्री नहीं है, वित्त नहीं मंत्री की जो नहीं वेद माथुर पात्रता है जी ना ये उनको हमारा अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो वित्त मंत्री नहीं है राज्य की। मतदाता के रूप में अधिकार है, मैं हमारा अधिकार है, मीना जी नहीं हमारा वो अधिकार है। अभी नहीं है, अभी नहीं है वेद चलिए माथुर जी, अभी नहीं है। मैं उनको 6 नंबर देता हूँ, 5 और 1 6 नंबर दे रहा हूँ मैं उनको, लेकिन ये अंतरिम बजट इसलिए इम्पोर्टेंट है। मीना जी एक बात हम सब से छूट गई है, हम सब उनको इस बात के लिए ग्रेस दे रहे हैं कि अंतरिम बजट है, लेकिन चूंकि चुनाव सामने है और विधानसभा चुनाव हो चुका है, इसलिए जो मूल बजट आएगा, बड़ा बजट आएगा, उसके अंदर आप सरकार से किसी रहम की उम्मीद मत करिए। वो बजट फिर उस समय वो कहेंगे आर्थिक अनुशासन की जरूरत है। खैर एनीवे मैं 6 नंबर उनको दे रहा हूँ दिया कुमारी जी को। राजेंद्र भानावत जी मैंने टुकड़ों में देखा था उसका टीवी पे, उनका नंबर तो मैं 7 दे दूंगा 10 में से, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जिस तरह से किया उसको। दूसरा क्या होता है देखिए, ये जो बजट में कई बार लोगों को अपनी जो एक थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लाना पड़ता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ विट, उसकी कमी तो जरूर लगी, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वो पढ़ रही थी पूरा, तो कई बार एक सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है उसमें बात करते करते। तो बाकी अब ठीक है, वैसे मेरे ख्याल है कोई धीरे धीरे, अच्छा ये जो कहना है वेद माथुर साहब कह रहे हैं कोई इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं साहब, ये तो सब वो जरूरी क्या होता नहीं है, है, वो जरूरी नहीं है। ओवरऑल कॉमन सेंस, इस रोबस्ट कॉमन देश सेंस। की महिलाएं अपने घर का बजट चलाती हैं, नहीं और जो नहीं नहीं फाइनेंशियल मतलब कितना भी एक्सपर्ट हो, उनकी पत्नियां ही उनका घर नहीं, चलाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, जानती एक पर हैं। चीज, लेकिन यदि आपको मैंने इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है तो जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो ही चलाएंगे सरकार, आप अफसरशाही आप पे हावी होगी। मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहूंगा कि घुड़सवार यदि घोड़े से ज्यादा स्मार्ट नहीं हुआ तो घोड़े को ठीक से नहीं दौड़ा पाएगा। नहीं राजेंद्र नहीं ठीक मीना जी, ठीक नहीं क्या होता है कि राजेंद्र जी एक जो एक्सरसाइज होती है बजट के, मैंने कई लोगों को मतलब मुख्यमंत्री 4-5 बार उनको पढ़ती हैं, वो साथ में अधिकारी खड़े रहते हैं, पास में बैठे रहते हैं, और वो देखते हैं कि उनको पढ़ने में कितना कंफर्टेबल महसूस कर रही है, तो वो अपने और अपना खुद का इनपुट भी डालती हैं, अपने कई बार बीच में शब्द अपने डालती है, कुछ डालती है, ये किया होगा। अगर ये एक्सरसाइज थोड़ी कम हुई है
तो ये थोड़ा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारी लिखेंगे बजट भाषण, जो आंकड़े होंगी जगह, लेकिन जो भाषण लिखा जाता है उसको सीएम या डिप्टी सीएम या फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है पूरा 4-5 बार पढ़ाते हैं उनको, ताकि वहाँ असेंबली में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो। ये बात शायद आपने बहुत टाइम की कमी रही होगी खुद। बहुत गौरतलब बात है ये कि अखिल अरोड़ा मीना जी, क्योंकि और दिल्ली उनकी से लेट आए थे उनकी मुख्यमंत्री जी। टीम जो है वो नहीं वाकई में मुख्यमंत्री प्रिया कुमारी के पास समय पर पहुंची, उनकी ट्रेनिंग वैसी हुई जैसी अक्सर बजट से पहले होती है, या फिर उनकी कहीं इसमें अनदेखी हुई है? ये एक सवाल है जिस पर गौर करने लायक बात है कि क्या उप मुख्यमंत्री की अनदेखी हुई अखिल अरोड़ा और उनकी टीम की तरफ से, जिस पर समय बताएगा। और आज भी चर्चा निश्चित रूप से सचिवालय में इसकी हो रही होगी कि उन लोगों ने बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री को जितना समय देना चाहिए था उतना समय दिया या नहीं दिया। भीमराज जी, कितने नंबर देते हैं आप? देखिए मैं तो ये विषयों को तो आपने बता दिया, उसको छोड़ दीजिए। नहीं मैं नहीं बोलूंगा विषयों पे। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक वेद माथुर जी की बात से सहमत हूँ। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि सरकार किसी की रहे, कांग्रेस रहे बीजेपी रहे, जो सही बात है। मैं एक बात करना, जैसे निर्मला सीतारमण जो जेएनयू से पास आउट है, ठीक है, मैं ये अपनी मेरी ये सोच रहती है कि जितना क्वालिफाइड आदमी होगा और जिस पद पे होगा तो उसका बिल्कुल रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आई डोंट नो, मैं मुझे ध्यान नहीं है कि ये इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, बट इंग्लिश का मुझे देखने को नॉलेज मिला। और नंबर आई थिंक मेरे हिसाब से इनको 100 में 75% नंबर मिलने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और राजनीतिक चिंता के सबसे ज्यादा नंबर दिए और क्या नहीं मैं देखो एक सेकंड नहीं मैं एक सेकंड दीक्षा जी प्लीज, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पढ़ी लिखी महिला इंटेलिजेंट है, किस परिवार से किस समाज से आती है इसका कोई मतलब नहीं। आज वो वित्त मंत्री है और राजस्थान सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं भी जाएगी। हाँ, एक सेकंड और पूरा करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक चीज की जो शिकायत थी, बिल्कुल सही कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने एक माननीय सदस्य को तुम बोला, मुझे वो बड़ा, मैंने पूरी कार्रवाई देखी है, मैंने पूरी कार्रवाई अच्छी तरह देखी। और दूसरा जो राजनीतिक छिंटाकशी इन्होंने की, वो बजट पढ़ते वक्त कोई भी सरकार हो कभी नहीं होती है, वो बिल्कुल सही नहीं थी। उसका मैं इसलिए विधानसभा के अंदर लास्ट में टीकाराम जूली को ये कहना पड़ा खड़े होके, बोले आप बजट पढ़िए, हमें बजट से तकलीफ नहीं है, आप कोई घोषणा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसे कोई तकलीफ, पर बजट पढ़ते वक्त कभी छिंटाकशी नहीं होती है। और ये उनमें इस चीज का भाव मिला, और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और उद्योगों की बात आई, मैं बता देता हूँ, उद्योगों के लिए मैं कहना था, उद्योगों के लिए पर्यावरण जो पेनल्टियां लगाई गई थी, वो पेनल्टियों ने सरकार ने पहले ही माफ कर दिया था। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहता, इनके घोषणा पत्र में गेहूं के अंदर 2700 रुपए का पता था, आज उसके अंदर कुछ नहीं बोला गया। रोडवेज के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, केजी से पीजी तक शिक्षा का बोला, वो तो पहले से चल रहा है। अतिरिक्त बोला है आपने, बजट सुना? एक सेकंड, एक दीक्षा जी या तैयारी के लीजिए, घोषणा पत्र में आपने 2700 बोला था, 2200 रुपए दिए गए हैं। तो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से होगा, ये बोला गया, तो घोषणा पत्र में क्रमबद्ध लिख देते ना, कौन बोलता, हम सवाल नहीं उठाते। नहीं। और दूसरा क्या है, जो पानी के लिए है, उसके लिए जो पानी एक सेकंड सुनिए आप, जो पानी की कटौती बाखड़ा न्यास वार्ड की बोर्ड की बैठक में की गई, उसके ऊपर कुछ नहीं गया। और महात्मा गांधी स्कूल का अभी कह रहे थे माननीय सदस्य राजेंद्र जी कटाना, मैं तो ये कहना चाहूँ राजेंद्र जी, स्कूलों शिक्षा जो विकास की पहली सीढ़ी, उसमें कहीं कटौती नहीं होनी चाहिए, उसमें सुधार कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। शिक्षा को कटौती करना नहीं, आई नॉट लाइक दिस। और दूसरी बात कह रहा हूँ, पोल्यूशन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पोल्यूशन पे बोलते तो। और दूसरा सरसों की ऑयल मिल ने जो भरपूर संभाग की 125 में से 100 बंद हो, उसमें कुछ नहीं किया गया। और जगदीश शर्मा जी कुछ बोल रहे थे, दीक्षा जी प्लीज बीच में मत बोला करिए, आपके पास आ रहे हैं ना। जगदीश जी बोलिए। समय खत्म होता जा रहा दिख रहा है मीना जी, मैं केवल इतना सा ऐड कर रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि मुझे मौका मिल पाएगा। जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि टीका टिप्पणी, राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं होती है जनरल पर, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकायदे सारे चीफ मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन सब ने, वो सब बैठे बैठे टीका टिप्पणी, तो ये टीका टिप्पणी तो होती रहती है, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो थोड़ी अभद्र हो और जिसको लेकर आपस में मेंबर भिड़ जाएं। बाकी छोटी मोटी लाइट, अब जैसे ये इन्होंने 2-3 कविताएं भी पढ़ी, और मनमोहन सिंह जी जो है वो शेर पढ़ा करते थे, एक जाते जाते एक शेर जरूर पढ़कर जाते थे। सुषमा स्वराज जी भी रही हैं, तो वो भी शेर पढ़कर ही अपना
काम शुरू करती थी। तो ये टीका टिप्पणी जो है ना, चंदन मर्दी वैद्य जो है वो जब बजट पेश करते थे तो भैरव सिंह जी को कई बार चिढ़ाते थे बीच बीच में, या पानी पी लीजिए, अब कुछ बड़ी चीजें आने वाली हैं, ऐसा कहते थे। तो ये छेड़ने का ही तरीका होता है। लेकिन इससे दोनों पक्ष अगर आनंद उठाएं, दोनों पक्ष प्रसन्न हो, तो इसका मतलब है। वरना जो अगर पॉलिटिकल आप ऐसी टिप्पणी करो जो चुभने वाली हो, वो टिप्पणी ठीक नहीं लगती। मैं एक राजनीतिक बात कहना चाहूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की, मैं उसका समर्थन करता हूँ। होना चाहिए। एक सेकंड क्या भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कुंभाराम जी आर्य विरोध प्रदर्शन करने आए थे, तो उन्होंने बाकायदा टेंट लगवाया बाहर। और एक सेकंड सुनने लायक बात, अरे नहीं, एक सेकंड दीक्षा जी सुनिए, अरे बहुत अच्छी, अरे दीक्षा जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भीमराज जी आपकी बात फिर सुन लेंगे। नहीं, ये राजनीतिक नहीं, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। भीमराज जी प्लीज प्लीज प्लीज, दीक्षा जी का पेशेंस अब खत्म हो गया, तो प्लीज उनका सम्मान करें। सबसे छोटी है वो, सबसे छोटी है, उम्र में भी सबसे छोटी है, उम्र में सबसे छोटी हैं, इसलिए कल मेरे साथ पत्रिका में थे, कल पत्रिका टीवी में साथ ही थे हम। अब आप तो साथ ही रहेंगे, स्क्रीन पे लड़ाई झगड़ा करे। कई बार मैंने देखा है पत्रिका प्रवक्ताओं को स्क्रीन पे जबरदस्त लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जैसे स्टूडियो से बाहर निकलते हैं बोलते हैं यही आनंद आता है डिबेट का, अच्छा टाइम देते हैं, मौका मिलता है पूरी बात कहने का। तो कल हमने 5 मिनट बाहर खड़े होकर पत्रिका स्टूडियो बाहर भी हमने बातें की है, ऐसे बात नहीं। जी दीक्षा जी ये बताइए कितने नंबर आप देती हैं? देखिए, नंबर तो जनता ने दे दिया है और उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का, आज आप वहाँ एक मीना जी वहाँ बैठ करके डेप्यूटी सीएम की रैंकिंग कर रही है, तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और जो भी यहाँ पर बैठे हैं वो सब राजस्थान के मतदाता हैं, तो और उन मतदाताओं का हमारे तो मन वचन कर्म में भगवा है, तो हम तो पूरे नंबर देते हैं। और बहुत अच्छी बात है राजस्थान में जहाँ पर विमेन लिटरेसी रेशियो 52.1% है, वहाँ हमें वित्त मंत्री महिला मिली और बहुत ही अच्छा लगा आज उन्हें सुन करके। बहुत ही बेहतरीन उनका जो था बजट पेश करने का तरीका था, बहुत ही कॉन्फिडेंट वो नजर आई। और होता है जब कोई पहली बार इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो कई बार प्रेशर में आकर के आदमी थोड़ा सा बोल जाता है, लेकिन आज बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बोला। मान रही है ना, अच्छी बात है, आप भी मान रही है, तो बता दीजिए फिर कितने % नंबर मिलने चाहिए? मैंने कहा पूरे में से पूरे नंबर दिया जाता देना चाहती हूँ। ग्रेस मार्क खुद की पैरवी मत करिए, खुद की ग्रेस मार्क मेरे ही तरफ से पूरे में से पूरे, और जनता ने पूरे में से पूरे नंबर दिखा करके पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली विधानसभा है विद्याधर नगर। तो लेकिन जयपुर में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जयपुर से, 3 जयपुर से है तीनों। बिल्कुल। और जनता ने उनपे विश्वास दिखा करके उनको भरपूर वोटों से जिताया और सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आई है। और बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी खुशी का एक सेकंड दीक्षा जी, चलिए आपके नंबर 100% हो गए पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने पार्टी को बढ़िया रिप्रेजेंट किया। तो भीमराज जी बोलिए जल्दी से। मैं कहना चाह रहा हूँ भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री जी, कुंभाराम जी उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे, बोले आज सीएम हाउस के बाहर धरना दूंगा। मैं लोकतंत्र की तस्वीर बताना चाह रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं है। तो कुंभाराम जी तो भैरव सिंह जी ने उनके लिए टेंट लगवाया, वैसे मेरे सीनियर बैठे हैं इनको पता होगा। और जब कुंभाराम जी आए विरोध प्रदर्शन कर ले, भैरव सिंह जी बोले बैठो आप, कूलर लगवा दिया, चाय भिजवा रहा हूँ, और पी चाय, बोले अब अंदर आ जाओ खाना खाते हैं, फिर सरकारी गाड़ी से उनको भिजवा दिया। तो ये लोकतंत्र की तस्वीर हिंदुस्तान में हो सकती है। और मैं यही बात दीक्षा जी कहना चाह रहा था आपको। बहुत मोहल्ला सुखाड़िया का उदाहरण नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर चर्चा इतनी दिलचस्प है और सबको बड़ा आनंद भी आ रहा है कि अगले आधे घंटे चाहे और हम इसमें अलग अलग जो पहलू है उनको समझने की और जनता के साथ साझा करने की कोशिश कर ले, लेकिन समय की सीमा होती है और समय का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया, उसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मुख्यमंत्री बनने वाली थी, इस तरह की बहुत चर्चाएं थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनी और राजस्थान में पहली बार वित्त मंत्री का जिम्मा किसी महिला को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हमेशा वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, लेकिन वो मुख्यमंत्री थी। वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने में दिया कुमारी ने आज एक सफल प्रयास किया, क्योंकि ये पहली बार का मौका था। तो जो तमाम अधिकारियों की जो टीम थी, उनसे उनका कोऑर्डिनेशन, अधिकारियों का सहयोग
कितना रहा ये अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी इस बजट में वहां रखते हुए, लेखानुदान पेश करते हुए, जो वो और बेहतर ढंग से भी कर सकती थी अगर थोड़ा और समय दिया होता, थोड़ा और बेहतर ढंग से उस पर काम किया होता। लेकिन उसके बाद भी कुल मिलाकर उनके लिए आज काफी बड़ा दिन था, खुद दिया कुमारी के लिए और इस देश और प्रदेश की खास करके जनता के लिए। प्रदेश की जनता को इस बजट से क्या कुछ मिलेगा, ये समय बताएगा। कल शाम 6 बजे न्यूज़ 24 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।